कोरोना संकट, किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। राहुल ने कहा कि वो इनका विरोध करते रहेंगे। इसके साथ ही राहुल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवालों का जवाब देने से इनकार भी किया। वो बोले कि वो सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब देंगे। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सकें। राहुल ने कहा कि देश को कुछ चुनिंदा लोग चला रहे हैं। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। इधर जैसे ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी थी। अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास और इसलिए आप भाग रहे हो। पीसी के दौरान कांग्रेस ने खेती का खून 3 काले कानून नाम से एक बुकलेट भी जारी की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पीसी में मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी ने किसान आंदोलन को कई बार विपक्ष से प्रचारित और प्रायोजित बताने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ करने की कोशिश की कि वो किसान आंदोलन को किसी भी कीमत पर सियासी नहीं होने देंगे, लेकिन हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
खास खबर में हम बात करेंगे। 3 कृषि कानूनों के साथ ही देश की सियासत भी पहले दिन से ही चरम पर है। अभी बात है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बुकलेट जारी की है जिसमें कहा है कि खेती का खून, 3 कृषि कानून। और पलटवार में भाजपा ने कहा है कि खून से पुराना रिश्ता है कांग्रेस का, भलाई से कैसे बुला सकती है। खून के सौदागर, 1947 में जब डिवीजन हुआ कंट्री का, उस वक्त किसने खून बहाया, 1984 के दंगे, तमाम जो चीजें हैं। लेकिन लबुल अब यह है कि क्या किसान आता है कि अभी तक किसानों ने अपने आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल की चाशनी चढ़ने नहीं दी है। बेशक आप सपोर्ट करिए, लेकिन मंच किसी को उपलब्ध नहीं किया गया है, ना वार्ता में किसी को शामिल किया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्वशी देव रावल जी जुड़ी हुई हैं, किसान नेता महावीर शास्त्री जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता और विधायक सुमित गोदारा जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले उर्वशी आप ही के पास आना चाहूंगा। खून से बड़ा आज ये कहें कि सियासी पारा है, खून के इर्द गिर्द है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून है खेती का खून यानी खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे। और दूसरी तरफ पलटवार में बीजेपी आक्रामक है। अगर एक बात भी आती है तो ऐसा साफ है कि उसे उनके विभाजन तमाम चीजों को निकाल करके मंच पे रख दिया गया है। तो वास्तव में बात खेती की जा रही है, आंदोलन की। तमाम वादों और दावों से कितना फर्क पड़ सकता है इस आंदोलन पर? जी योगेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मुझे भी लग रहा है कि ये जो अभी जुमलेबाजी इस पर हो रही है, इसको एक तरह से मुद्दे से डाइवर्ट किया जा रहा है। जो रियल इशू है, जो अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहते हैं कि फार्मर्स के हित में वो काम करें, तो एटलीस्ट जो रियल इश्यूज हैं, फैक्ट्स हैं, उस पे बात करें ना। ये क्यों मुद्दे से हटके कोई उनकी बात कर रहा है तो कुछ और बात कर रहा है। तो व्हाई दिस पॉलिटिकल रेटोरिक ये जो चल रहा है, इससे हटके इफ द पार्टीज वुड फोकस ऑन कि किस तरह से फार्मर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सके, विच इज जो यहाँ पे मेन मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि ये फार्मर्स का इशू, ये जो हम अग्रेरियन क्राइसिस की बात आई थिंक पिछले 2 दशक से तो डेफिनेटली सुन रहे हैं कि अग्रेरियन क्राइसिस है, फार्मर्स को प्राइसेस नहीं मिल रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, फार्मिंग इज। तो ये सब इश्यूज को अगर एड्रेस करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उनको डेफिनेटली एक ओपन स्टांस रख के कि ठीक है हम बात करेंगे, इश्यूज जो भी हैं उनको ट्राई करेंगे कि सॉल्व हो। तो इश्यूज पे बात करें, फैक्ट पे बात करें, रादर देन ये जस्ट पॉलिटिकल अपने जो जुमलेबाजी है जो चल रही है वो। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं एक बार चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। सुरेश जी आपके पास मैं एक बात जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी, चलिए किसानों से जुड़ा मुद्दा है, किसान कानून को लेकर के कहा है कि युवाओं का भी क्या है कि देश के किसान को बचाना होगा, नहीं तो आजादी से पहले के जो हालात थे हम उस ओर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? और अगर बात खेती की थी तो कहां चाइना का जिक्र किया जा रहा है? एक मुद्दे पे फोकस क्यों नहीं रख पा रही है कांग्रेस? योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, उर्वशी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ठीक कहा है कि आप किसान के इश्यू पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, ये कहना एक शब्द है, लेकिन आदमी का अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो ये सोना चांदी महल बंगले सब खत्म हो जाएंगे। आदमी को जीने के लिए अन्न चाहिए, और अन्नदाता का अनादर करना, अन्नदाता की बातों में जुमले घालना, अन्नदाता को क्या ये बात झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? क्या इनको आतंकवादी नहीं बताया? नहीं बताएगा? इनको गुंडों की जमात नहीं बताएगा? किसान के लिए जो भी शब्द बोले गए उनके सम्मान में योगेश जी वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। अब खून की कीमत योगेंद्र जी वो जानता है जिस पार्टी के नेता शहादत देते हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाजपा की, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना भी चाहूंगा कि जिन्होंने अंगुली का पेरवा नहीं कटाया उनको क्या पता खून की कीमत क्या होती है।
आज इंदिरा जी के बलिदान को अपन ये देश भूल जाएगा? आज राजीव गांधी के बलिदान को ये देश भूल जाएगा? आज महात्मा गांधी पे गोडसे ने गोली चलाई, ये देश कभी भूल जाएगा? सरदार बेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, क्या ये देश उनके बलिदान को भूल जाएगा? और अगर ये देश के इन शहीदों की, इन बलिदानों की, इन परंपराओं को ही बुलाना चाहते हैं, तो एक नई जमात खड़ा करनी चाहते हैं, जो तो इन्होंने 1925 में आरएसएस के रूप में खड़ी कर ली थी। 125 में खड़ी हुई संस्था के आज टारगेट बन के ये देश दुखी है। राहुल गांधी जी ने खून की बात इस संदर्भ में कही है कि खेती का खून ना करें, व्यक्ति के खून की बात नहीं है। आप आज किसान को मार दोगे, मैं कह रहा हूं किसान की कोई जाति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। मारने की बात कहाँ कर रही है सरकार? तो कह रही है कि हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। देश जब आत्मनिर्भर बन रहा है तो किसान पीछे क्यों रहे? आज योगेंद्र जी, आपका चैनल है, आपके मालिक से आप पूछो, सरकार उसको 2 लाख रुपए देना चाहती है, वो कहे वो चलवाना चाहती है, आप दे रहे हो क्या? नहीं लोगे ना। किसान जो चीज लेना नहीं चाहता, ये पहली दफा पूरे विश्व में कोई आदमी लेना नहीं चाहता, राज्य देना चाहते हैं। किसान मूर्ख नहीं है, किसान के बेटे भी एमबीए है, डॉक्टर है, पुलिस में है, वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, उनके बेटों को भी पता है कि तीनों कितना लाभ पहुंच रहा है, कितने हानि हो रही है। इसलिए ये बुलाने की, ये परेशान करने के किसान के बेटे को, मैं कह रहा हूँ देश को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। योगेंद्र जी, किसान का बेटा जवान है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनके बेटे नहीं है पुलिस में, फोर्स में, किसान का बेटा है। किसान आंदोलन करे और उसके बेटे को आप वाटर कैनल चलाए, इस देश में आप क्या साबित करना चाहते हो? इसलिए राहुल जी ने आगाह किया है, राहुल जी ने आगाह किया कि इस देश में स्थिति नहीं बनी, इस पे कंट्रोल करो, जल्द से जल्द वापस लो। बिल्कुल सुरेश जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं सुमित गोदारा जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। गोदारा जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी अपने 3-4 दोस्तों में पूरी देश की इकोनॉमी को बांट करके रखना चाहते हैं, किसान को तबाह करके उससे बाहर करना चाहते हैं, ये आरोप है। लेकिन आज एक बड़ी आती है कि खेती का अगर जिक्र हो रहा था, खेती का खून की बात की जा रही है, तो आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ये बताया है कि चाइना से क्या संबंध है उसके। कांग्रेस भी डाइवर्ट करना चाहती है, आप भी डाइवर्ट करना चाहते हैं। मूल मुद्दे की बातें क्यों नहीं की जा रही है? किसान इतने दिन से बैठा हुआ है, इतनी सर्दी हम रात को निकल के चल नहीं सकते हैं, वो लोग अपनी रात काट रहे हैं वहां पे। तो ये हमदर्दी नहीं हमारी, तो आंदोलन को खत्म किया जाए, हम मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। सुमित गोदारा जी, तो तकनीकी खामी है। गोदारा जी की पार्टी, शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं एक बार। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी और कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, ये तो बेशक दावा कर रही हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, हमारे वक्त जितना किसान को दिया वो दूसरे ने किसी ने नहीं दिया, लेकिन किसान आज भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, तो इसकी मदद के बाद तो नहीं उठ पा रहा। इन बिलों को पढ़ने के बाद ये देखने में आया कि इन बिलों का नाम किसान बिल रखना ही गलत है, ये व्यापारिक बिल है तीनों ही। यानी व्यापारी सुविधाजनक ढंग से पूरे देश में बिना रोक-टोक, बिना राज्य के कानूनों को माने, बिना उनको लाइसेंस और बैंक गारंटी दिए, किस तरह से वो मनमाने ढंग से व्यापार कर सके। इसलिए सही ढंग से कृषि बिल नहीं कहकर कि इनको व्यापारिक बिल कहेंगे तो उनका नाम ठीक कहलाएगा, पहली बात। दूसरा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संविधान के तहत इस देश की संवैधानिक पार्टियां हैं, दोनों का सम्मान होना चाहिए। परंतु जब इस बिल की बात आती है, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र 2019 में यही सब चीजें लिखी हुई है जो बीजेपी ने। और इस बात को, मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा। चिदम्बरम साहब ने ये स्वीकार भी किया कि हमने भी घोषणा पत्र में शामिल किया। उन्होंने तर्क दिया कि हम तो पहले जन समूह, किसान समूह, स्थानीय बाजार विकसित करते, उसके बाद इन कानूनों को लागू करते।
इसलिए ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने किया। कांग्रेस होती तो भी इस कानून को इसी रूप में लेके आती, क्योंकि आज देश के किसान और किसान समर्थक जो जन संगठन या किसान संगठन है, उनमें पारदर्शिता, ज्ञान, संवाद इनका इतना अभाव है कि जो वस्तुतः स्थिति बिलों में आज बताई गई है उसका किसानों तक ठीक ढंग से प्रचार प्रसार कांग्रेस या विपक्षी दल तो कर नहीं पा रहा है। किसान से जुड़े हुए जन संगठन या अन्य लोग किसानों को सही बात बता नहीं पा रहे हैं। और जितनी भी टीवी बहस होती है उसमें यह बताया नहीं जा रहा कि कानून क्या है, सिर्फ बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आरोप प्रत्यारोप, ये सही दिशा की बहस नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो इसमें जो 3 पार्ट है दोनों कानूनों का, एक तो संशोधन है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कृषि व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, और जिसको दूसरे को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं। इन दोनों में पहला पार्ट सामान्य है जो संवैधानिक है, बीच का पार्ट दोनों का मिलता जुलता है, जिसमें केवल किसान के शब्द का कोई नाम नहीं है। व्यापारी को किस तरह से इस जो व्यवस्थित 50 साल से चल रही आ रही कृषि मंडियां है उनसे बाहर सभी तरह की छूट देते हुए वो मनमाने ढंग से व्यापार कैसे कर सके, इसके लिए पहली बात छूट दी है। दूसरा, जो राज्य के कानून थे उनसे उनको छूट दे दी गई। तीसरी बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक तरफ देश का वो शक्तिशाली व्यापारी जो सभी महत्वपूर्ण पार्टियों को चलाता है और अपने ढंग से उनके घोषणा पत्र बनवाता है, दूसरी तरफ वो किसान जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिस पास कोई कानूनी सुविधा नहीं है, कई बार तो जिला मुख्यालय पर जाने तक के लिए किराए की समस्या रहती है, कैसे वो विधिवेता उन व्यापारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अंग्रेजी में क्या क्या लिखा है कैसे वो किसान पढ़ पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करते समय किसान ने साइन कर दिया, उसके बाद वो सब चीजें लागू हो जाएंगी जो अंग्रेजी में लिखी है और व्यापारी के एक विधिवेता ने बनाई है। तो ये पढ़ने से लगता है कि किसान एक बात जानना चाहता हूं, मैं एक बात जानना चाहता हूं, लगातार हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ये बात कह रहे हैं, पीयूष गोयल ये बात कह रहे हैं कि किसान बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह तो बताएं कि खामी कहां पे है। मैं आपसे कहूंगा मैं ये कहूंगा कि जो ये कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम है उसमें एक सेक्शन तो ऐसा बता दें कि ये ठीक है, संशोधन आप तब करेंगे जो आधा ठीक हो आधा गलत हो, या 1/3 ठीक हो 1/4 गलत हो। उसमें एक भी लाइन किसान के लिए नहीं लिखी गई है तो संशोधन क्या करेंगे? संशोधन तब होता है जो कुछ ठीक हो कुछ गलत हो। ये तो पूरा ही व्यापारिक बिल है, किसान बिल है ही नहीं, तो संशोधन किस चीज का करेंगे आप ये बताइए। यानी किसान अपनी फसल का एमएसपी कैसे ले पाए इसका कोई प्रावधान नहीं है। उसको जो बैंक गारंटी और व्यापारी को लाइसेंस के लिए बाध्यता थी वो छूट हो गई। किसान को सुविधा क्या मिली ये बताइए। आप एक तरफ देते हैं मंत्री महोदय कि किसान को कंपटीशन करने की छूट दे दी, छूट किस चीज की हो गई? वो तो मंडी से बाहर जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद चालू होगी तो कहीं भी बेचे। बाहर वाला 1200 के बजाय अगर 1000 रुपए में खरीदता है तो उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि वो 1200 खरीदे। तो कंपटीशन का किस चीज का? दूसरी बात, किसान, मेरी एक बात सुनिए, दूसरा तरफ मंत्री महोदय देते हैं कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकेगा। आज भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसान को ये रोके कि अपने पड़ोसी को बेचे, अपने रिश्तेदार को बेचे, अपने गांव में बेचे, अपने पास की मंडी में बेचे या दूसरे जिले में जाके बेचे। किसान को रोकने वाला कोई कानून ही नहीं है, तो किसान को तो आज भी छूट है कहीं भी बेचे। फिर किसान का उत्पाद वैसे कम हो रहा है, वो इतना सा बेच पाता है जो उसके गांव और पड़ोस में बिक जाता है, तो उसको दूर तक जाने की हमने छूट दी। ये तर्क नहीं होकर के अपने बचाव में कुतर्क है। किसान को के नाम पे व्यापारियों को जो छूट दी गई है इसे किसान आहत है। मैं कहूंगा संशोधन तब होता है जो कुछ ठीक हो, इसमें कुछ ठीक है ही नहीं। वापस आ रहा हूँ शास्त्री साहब, वापस आपके पास में मैं उर्वशी जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। उर्वशी जी ये बताइए मुझे कि सरकार अपना तर्क दे रही है कि बिल को खारिज करने की मांग करके किसान गुमराह हो रहे हैं। किसानों को गुमराह कौन कर रहा है? सीधा आरोप लगाया जाता है कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलों पे।
किसान का साफ कहना है कि जो तीसरा बिल लेकर के आया गया है, जिसे टोटली एक बिजनेस बिल के रूप में देखा जा रहा है कि व्यापारिक बिल है वो, उसमें किसान का कोई जिक्र नहीं है, किसान को बांधने की प्रक्रिया की जा रही है। ये बात तो सही है कि अभी जैसे सुरेश चौधरी जी ने कहा कि आज किसान को सिर्फ एक किसान फटे हाल की तरह मत देखिए, उसकी जो भावी पीढ़ी है या जो आज वर्तमान पीढ़ी है बहुत पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो लोग एमबीए भी कर रहे हैं, फॉरेन से रिटर्न भी हैं, लॉयर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर सरकार अभी भी यही कहना चाह रही है, जैसे 10वें दौर की बैठक होनी है कि बिल्कुल किसान हमसे ये अपेक्षा करें कि संशोधन कहाँ चाहते हैं, लेकिन जैसे महावीर शास्त्री साहब ने कहा कि पूरे बिल को हम पहले भी इस बात को लेकर के डिबेट कर चुके हैं कि तीनों को इस तरह से देखा जाए और एग्रीमेंट फार्मिंग जो होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि व्यापारियों से एक गठबंधन कहें या फिर उसे कहें कि उनके एग्रीमेंट पे आपको मसौदा तैयार करके और फार्मिंग करनी पड़ेगी, वो किसान के समझ से बाहर होगी। यही किसान चाहता है कि ये लागू ना हो। तो फिर तो क्या लगता है आपको कि 10वें दौर की हो चाहे 11वें दौर की वार्ता हो, कोई हल निकलने वाला लगता नहीं है फिर? बिल्कुल, ये वार्ता तो मुझे लगता नहीं है इसका एक्चुअली कुछ हल निकलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्टेलमेट हो गया, क्योंकि दोनों साइड अड़ गए हैं। किसान भी अड़ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें रिपील चाहिए, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम बिल्कुल रिपील नहीं करेंगे। पर योगेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो ये बात करें कि ये कमर्शियल बिल्स हैं, तो इसमें ये बात भी आती है कि फार्मर्स जो हमारे हैं उसमें जो हमारी टोटल फार्मर्स की पॉपुलेशन है उसमें 85% हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो उनके लिए जो सेफगार्ड्स लाने चाहिए सरकार को, कुछ हद तक इस बिल में वो एड्रेस होते हैं इश्यूज, क्योंकि ये जो हम बात करते हैं ना बहुत टाइम से कि ये प्रोडक्शन गिर रहा है, फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं रही है, मार्केटिंग के इश्यूज हैं, पानी का इशू है। तो अगर ये बिल्स एक तरह से आप देखिए जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं वो अगर क्योंकि फार्मर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और एक बहुत सेंसिटिव इशू भी है फार्मिंग, तो अगर ये बिल्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती तो फिर एक बहुत ज्यादा लार्जर स्केल पे हमें आई थिंक दिखता कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर ये लार्जली अभी तक कॉन्सेंट्रेटेड है दिल्ली के बाद, आपने देखा पंजाब, हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश के। तो मुझे लग रहा है हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि अगर इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, तो डेफिनेटली उस चीज से क्यों किसी को इनकार होना चाहिए कि कोई रिफॉर्म्स लाए जाएं जो बेनिफिट करेंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो एमएसपी की बात भी है वो अभी सब जानते हैं कि सिर्फ बहुत थोड़े फार्मर्स को ही मिल रहा है। ये 23 क्रॉप्स के लिए है, पर उसमें सबसे ज्यादा व्हीट और पैडी के लिए ही जाता है, जो ज्यादा पंजाब में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये वाले इश्यूज भी तो है जो जिनको देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं कर सकते इनको। जी सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार, समय कम है। अभी जैसे महावीर शास्त्री साहब ने कहा कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मैनिफेस्टो में दोनों ही, और आप भी रोक नहीं पाते इस बिल को अगर आपकी भी सरकार होती तो, यानी कि मसौदा पहले से ही हमारे पूरे सिस्टम में पका हुआ था, सिर्फ इसे तो लागू बीजेपी के माध्यम से करवाया गया है। देखो, मैं महावीर जी की बात से योगेंद्र जी पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने ये साफ कहा है कि ये तीनों व्यापारिक बिल है, जो साफ है व्यापारिक बिल है। अभी मैडम कह रही थी कि 85% की, सुनो, जो खेती करता है ना, जो रात को वो खेत में हल चलाता है ना, वो -0 टेम्परेचर में जब खेती में पानी देता है ना, तुम जानते हो क्या कहानियां क्या होते हैं? अब तो फुहारे आ गए, लेकिन फुहारे में भी जब फुहारा चलता है वहीं पानी गर्म होता है। रात को फसल में ठंडे में दुपट्टा बांध के एक छोटे से तिनके के जब गाल पे लगती है तो यूं लगता है जैसे कैंची से काट दिया हो। तो खेती किसान के बारे में भावनात्मक बात करना अलग बात है, प्रैक्टिकल अलग बात। शास्त्री की सारी बातों से सहमत हो। कांग्रेस पार्टी 49% एफडीआई ला रही थी, ये बीजेपी रोड पे थी जो आज 87 पार्टी, तो 49% एफडीआई तो था गलत, अब 100% कर दिया तो ये सही कैसे हो गया? ये लॉजिकल बात। इसके बाद में किसान, महावीर सिंह जी ठीक कर रहे थे, कुछ भी प्रतिबंध था ही नहीं किसान पे, वो चाहे जहां अपने फसल को बेच सकता था। अब देखो, स्टॉक पे कंट्रोल था सरकार का। वो कंट्रोल इसलिए नहीं था, इसलिए था कि बाजार के अंदर जो भी बेनिफिट कमाने वाले लोग स्टॉक करके और मार्केट को, सिस्टम को खराब करते थे। अब खुली छूट दे दी सरकार ने कि जो चाहे जितना स्टॉक करे, जो चाहे जहां खरीदे।
मैं कह रहा हूं कि महावीर सिंह जी मेरी बात से सहमत है नहीं। मैं किसान पुत्र के नाते कहना चाह रहा हूं कि कृषि उपज मंडी की व्यवस्था जब तक नहीं थी, ये जमाखोरी उस टाइम पे खरीदा करते थे। देखिए बीजेपी बीजेपी योगेंद्र जी बात तो सुने, इस बहस को डिस्टर्ब ना करें। योगेंद्र जी आप बात सुने, आप योगेंद्र जी बात सुने, अगर बहस कराना चाहते हैं किसान पे तो बात सुने। मैं कह रहा हूँ कि समर्थन मूल्य अगर नहीं होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस को वोट की फसल काटना चाहते हैं कि वास्तव में कहना है कि समर्थन मूल्य नहीं होगा तो मिनिमम प्राइस भी नहीं होगी, तो ये खरीदेंगे किस लिए? इसलिए मिनिमम प्राइस, ये सारे व्यापारिक बिल हैं, ये किसान के विरोध में। और मैं कह रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से, चाहे किसान का बेटा हो, कांग्रेस पार्टी भी किसान का करना चाहेंगे तो मैं किसान के साथ पहले खड़ा हूँगा, कांग्रेस के साथ में बाद में खड़ा हूँगा। किसान की समस्या को समझो। इस किसान की योगेंद्र जी ये बहुत बड़ी बहस है। मोदी जी ये सोच रहे हैं केवल ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। अरे पंजाब और हरियाणा में जितना गेहूं पूरे देश में है। मैं रोकना चाह रहा हूँ, समय कम है। मैं 30 सेकंड में एक बार महावीर शास्त्री जी से और मुखातिब होऊंगा। महावीर जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों का आप लोगों ने एक लंबा कैरेक्टर देखा है, लंबा एक फहरिस्त देखी है। मुझे इतना सा बता दीजिए वो शॉर्ट में कि वास्तव में किसान के हितैषी बनकर के कोई आंसू पहुंच रहा है, या फिर अपनी आएगी सत्ता में बैठ गए तो सरकारी तंत्र को चलाना है, और विपक्ष में बैठ गए तो जन आंदोलन में शामिल होना है, या वोट की फसल काटने के लिए राजनीतिक दल आपकी पैरवी कर रहे हैं? आज किसान एमएसपी की बात कर रहा है और कांग्रेस को समर्थन कर रही है। 1965 से कृषि मूल्य लागत आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया था। तब से लेकर के आज तक कांग्रेस भी अगर किसी राज्य या केंद्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करना चाहती है तो आज बीजेपी के पास कोई विषय रहता ही नहीं। और ये आज जो दुखद क्षण किसान को देखना पड़ रहा है वो नहीं देखना पड़ता, परंतु कांग्रेस ने भी 1965 से लेकर अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के लिए कोई पहल नहीं की। एक व्यक्ति जो जिसको माननीय वाजपेयी कहेंगे, उन्होंने 2004 में जो राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग कहते हैं, उसकी स्थापना करके जरूर एक सुखद पहल की थी कि कृषि, किसान और देश कैसे बचे। जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में आ गई, उस रिपोर्ट को भी अगर कांग्रेस लागू कर देती तो उसमें एमएसपी भी मिलता, किसान को कृषि लागत भी कम होती, उत्पादन बढ़ता। चाहूंगा रोकना चाहूंगा सर आपको। मैं कहूँगा दोनों दलों ने अपने अपने ढंग से किसान को उपयोग करना चाहा है, लागू करने की। तो बड़ी बात यही है कि वास्तव में किसान आज भी बेचारा है, और राजनीतिक दलों का नजरिया बदल जाता है जब वो जिस भूमिका में होते हैं। विपक्ष में होते हैं तो निश्चित रूप से वो दर्द का एहसास होता है। जब सत्ता की कुर्सी पे बैठता है कोई भी, तो जन आंदोलन उन्हें एक कानूनी बाधा लगती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट लगती है। लेकिन संघर्ष से ही इस मुल्क को आजादी मिली है, और नजरिया बदलना नहीं चाहिए। वास्तव में किसान के हित में अगर कोई बात आती है तो उसे खुले विचार और खुले मन से देखना चाहिए, केवल वोट की फसल काट करके नहीं। अब मुझे लगता है कि किसान भी बहुत समझदार है, इतनी जल्दी वोट की फसल काटने नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।